हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र से दक्षिण दक्षिण संवाद बताया था। मैं आप लोगों को इसमें यूनिट 6 पढ़ा रहा हूं और यूनिट 6 के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दक्षिण दक्षिण संवाद के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूरोपीय संघ के बारे में बताने जा रहा हूं। यूरोपियन यूनियन या यूई, इसको हम यूई कहते हैं, यूरोपियन यूनियन। जिस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण संवाद स्थापित किया जाता है और दक्षिण दक्षिण संवाद स्थापित किया जाता है या दक्षिण दक्षिण सहयोग की स्थापना की जाती है। दक्षिण के सभी राष्ट्र मिलकर संगठित होते हैं और आपस में एक दूसरे का विकास और आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक दूसरे का विकास करने के लिए विभिन्न मंचों के माध्यम से एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा विश्व कई समूहों में बटा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, सार्क, आसियान और हिमत शेष, अंकटाड वगैरह विभिन्न गुटों में बटा हुआ है, विभिन्न समूहों में बटा हुआ है। कुछ अंतरराष्ट्रीय समूह हैं, कुछ क्षेत्रीय समूह हैं, कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित ग्रुप हैं या समूह है या संगठन है, और कुछ क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न देशों के द्वारा क्षेत्रीय आधार पर कुछ संगठनों की स्थापना की गई है। इसी तरह से यूरोपीय संघ की स्थापना भी विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों को लेकर की गई है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की जाती है। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय संघ की स्थापना की जाती है। एक संधि होती है, यूरोपीय राष्ट्रों की एक संधि होती है और उसी संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना की जाती है। वैसे यूरोपीय संघ की स्थापना का जो सुझाव प्रस्तुत किया जाता है वह 18 अप्रैल 1951 को पेरिस संधि में प्रस्तुत किया जाता है। 18 अप्रैल 1951 को पेरिस संधि होती है। पेरिस संधि होती है, विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों की पेरिस संधि होती है और पेरिस संधि के तहत विभिन्न यूरोपीय संगठनों का निर्माण किया जाता है। इस दिशा में पहला संगठन होता है यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय, ECSC, जिसको हम कहते हैं यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। इसकी स्थापना सर्वप्रथम की जाती है विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के बीच। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पेरिस की संधि होती है 18 अप्रैल 1951 को, और विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों की संधि होती है। और जब संधि हो जाती है तो अपना एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, आर्थिक, औद्योगिक और व्यापारिक सहयोग करने के लिए वह मिलकर यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय की स्थापना करते हैं। प्रारंभ में इसमें बेल्जियम होता है, बेल्जियम होता है, इटली, फ्रांस होता है, पश्चिमी जर्मनी और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये 6 देश शामिल होते हैं। जब 1951 में पेरिस संधि के तहत यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय की स्थापना की जाती है तो शुरुआत में इसमें केवल 6 देश शामिल होते हैं और इस संगठन का प्रस्ताव फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट स्कूमैन के द्वारा किया गया था। फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट स्कूमैन के द्वारा किया गया था और यह संधि 23 जुलाई 1952 को लागू होती है। 23 जुलाई 1952 को यह संधि, पेरिस संधि लागू होती है। जुलाई 1952 को पेरिस संधि लागू होती है, लेकिन यह संधि 2002 में समाप्त हो जाती है क्योंकि इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, इसलिए इस संधि को समाप्त किया जाता है। इस संधि का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी यूरोपीय जितने भी राष्ट्र हैं, पश्चिमी यूरोप में राजनयिक और आर्थिक स्थिरता लाना था, ताकि राजनीतिक रूप से वह स्थिर हो या राजनयिक रूप से स्थिर हो और आर्थिक रूप से वह स्थिर हो।
और 1952 में ही पेरिस संधि के तहत यूरोपीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे 2009 तक यूरोपीय नॉर्थ ईस्ट कोर्ट कहा जाता था। फिर इसी संधि के तहत 1951 पेरिस संधि के तहत ही यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना की जाती है। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना भी 1952 में की जाती है, यह भी 1952 में की जाती है। और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना 1952 में की जाती है। विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र शामिल होते हैं, जो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र होते हैं, विभिन्न पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र शामिल होते हैं। और इस संगठन का उद्देश्य होता है कि परमाणु ऊर्जा समूह को विकसित किया जाए, विभिन्न देशों को परमाणु संपन्न बनाया जाए, विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों को परमाणु संपन्न बनाया जाए और परमाणु ऊर्जा समूह को विकसित किया जाए। जो इसके सदस्य हैं वो सारे सदस्य यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय के जो सदस्य हैं वही इसके सदस्य भी हैं, यानी कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं। 1951 के पेरिस संधि के तहत एक तीसरे संगठन की स्थापना की जाती है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना रोम संधि के तहत 1957 में की जाती है। 1957 में की जाती है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना रोम संधि 1957 के अनुसार की गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि 6 राज्यों के बीच कौन 6 राज्य होते हैं? बेल्जियम, इटली, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ये 6 राज्य होते हैं। 6 राज्यों के बीच साझा बाजार और सीमा शुल्क संघ में शामिल होकर आर्थिक एकीकरण को स्थापित किया जाए, आर्थिक एकीकरण किया जाए, यानी कि यूरोपीय संघ का आर्थिक एकीकरण किया जाए। लेकिन जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC होता है, यह लिस्बन संधि 2007 के तहत इसको समाप्त कर दिया जाता है। लिस्बन की संधि होती है, लिस्बन संधि 2007। लिस्बन संधि 2007 के तहत इस संधि को समाप्त कर दिया जाता है। और जब इस संधि को समाप्त किया जाता है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जब समाप्त कर दिया जाता है, तो इसको यूरोपीय संघ में शामिल कर दिया जाता है। इसको यूरोपीय संघ में शामिल कर दिया जाता है। जैसा कि 1965 में एक संधि हुई थी, ब्रुसेल्स की संधि। ब्रुसेल्स संधि 1965 में ब्रुसेल्स संधि होती है और ब्रुसेल्स संधि के तहत तीनों जो समुदाय होते हैं, तीनों समुदाय जो होते हैं, यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो तीनों समुदाय होते हैं उनको यूरोपीय संघ में शामिल कर दिया जाता है। ब्रुसेल्स संधि 1965 के तहत इन तीनों समुदायों को यूरोपीय संघ में इनका विलय कर दिया जाता है और ये तीनों संगठन मिलकर एक हो जाते हैं, यानी कि इन तीनों संगठनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? यूरोपीय संघ कहते हैं। इस तरह से औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ 1965 में अस्तित्व में आता है। हालांकि इसकी स्थापना तो 1958 में ही की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ ब्रुसेल्स संधि के तहत 1965 में आता है, जब तीनों संगठन, यूरोपीय राष्ट्रों के जो तीनों संगठन होते हैं वह एकीकृत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1965 में जब ब्रुसेल्स की संधि हो जाती है, फिर 1992 में मैस्ट्रिच की संधि होती है। मैस्ट्रिच संधि होती है 1992 में, इसको मास्ट्रिच संधि भी कहते हैं। मैस्ट्रिच संधि होती है जिसको हम मास्ट्रिच संधि के नाम से जानते हैं। 11 दिसंबर 1992 को नीदरलैंड के मैस्ट्रिच शहर में यूरोपीय राष्ट्रों की एक बैठक होती है, यूरोपीय राज्यों की एक बैठक होती है और इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता होती है और इसमें कुछ निश्चय किया जाता है पूरे यूरोपीय राज्यों के हित के लिए, उनके भलाई के लिए, उनका साथ साथ विकास करने के लिए, समानता लाने के लिए, स्वतंत्रता लाने के लिए कुछ निर्णय लिए जाते हैं। जैसे यूरोपीय संघ यह चाहता है कि यूरोपीय समुदाय के जितने भी सदस्य हैं सबकी मुद्रा एक हो। जैसे हम देखते हैं कि भारत की मुद्रा कुछ है, पाकिस्तान की कुछ है, नेपाल की कुछ है, वगैरह वगैरह, विभिन्न देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। लेकिन
लेकिन 1992 जो मेस्ट्रिक्ट की संधि होती है नीदरलैंड में, जो मेस्ट्रिक्ट की संधि होती है नीदरलैंड में, इसमें यूरोपीय संघ के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि सभी देशों की मुद्राएं समान हो, यानी कि जो यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल हैं सभी देशों की मुद्रा समान होनी चाहिए। और इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया मुद्रा समान हो। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि श्रमिक कानून, सभी देशों के श्रमिक कानून एक हो, समान हो। सभी देशों के बीच जो श्रमिक कानून है वह श्रमिक कानून भी एक समान हो, चाहे वह बेल्जियम हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे पश्चिमी जर्मनी हो, लग्जमबर्ग हो या नीदरलैंड हो, सभी देशों की मुद्राएं समान हो, सभी देशों के श्रमिक कानून एक जैसे हो। यूरोपीय संघ के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सभी देशों के लिए, जितने संघ में जितने सदस्य हैं सभी देशों के लिए एक क्षेत्रीय बैंक हो, एक संयुक्त क्षेत्रीय बैंक हो, क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की जाए। सभी यूरोपीय राष्ट्रों के लिए, सभी यूरोपीय राष्ट्रों का मतलब जितने इसके सदस्य हैं सभी सदस्य देशों के लिए एक क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की जाए। और चौथा यह निर्णय लिया गया कि यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ में परिवर्तित किया जाए, यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ में परिवर्तित कर दिया जाए। पांचवा यह निर्णय लिया गया, जो यूरोपीय देश यूरोपीय संघ के शर्तों का पालन करते हैं वह भी यूरोपीय संघ के सदस्य हो सकते हैं। यानी कि जो यूरोपीय देश यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, यदि वह यूरोपीय संघ के शर्तों का पालन करते हैं तो वह भी यूरोपीय संघ के सदस्य हो सकते हैं। और यह भी इसमें निर्णय लिया गया कि जितने भी यूरोपीय समुदाय हैं, चाहे वह ECSC हो या EAEC हो, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय हो या यूरोपीय आर्थिक समुदाय हो, इन तीनों समुदायों को मिलाकर एक कर दिया जाए, मिलाकर यूरोपीय संघ में शामिल कर दिया जाए। जो सातवां है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो सातवां है, सातवां यह निर्णय लिया गया कि समान नागरिक कानून बनाया जाए, सभी देशों के लिए समान नागरिक कानून बनाया जाए। अर्थात सभी नागरिक एक दूसरे देशों में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के जा सके, चाहे वह बेल्जियम हो, इटली हो, नीदरलैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, सभी देशों के नागरिक सभी देशों में बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के साथ जा सकें। तो ये जो समझौता किया गया, इस समझौता के तहत 1 जनवरी 1999 को यूरोपीय संघ के 12 देशों ने एक समान मुद्रा का प्रचलन शुरू किया, एक समान मुद्रा का प्रचलन शुरू किया, यानी कि उन्होंने एक समान मुद्रा स्थापित करने का निर्णय लिया या सामूहिक मुद्रा की शुरुआत किया। और बाद में अन्य देश भी इसमें शामिल हो गए, समान मुद्रा में अन्य देश भी शामिल हो जाते हैं। लगभग 19 यूरोपीय राष्ट्र इस समझौते में शामिल हो जाते हैं और अपनी मुद्रा एक करने लगते हैं, अपनी मुद्रा एक कर देते हैं। और यह जो समझौता होता है, यह समान मुद्रा का जो समझौता होता है, 1 नवंबर 1993 को लागू किया गया। 1 नवंबर 1993 को यह लागू किया जाता है। 1 नवंबर 1993 को यह समान मुद्रा समझौता लागू किया जाता है। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या 27 है। पहले यह 28 थी, लेकिन 2020 में ब्रिटेन इस समझौते से अलग हो जाता है, यूरोपीय संघ से अलग हो जाता है। और जब 2020 में ब्रिटेन संघ की सदस्यता से परित्याग कर देता है तो वर्तमान में कितने सदस्य रह जाते हैं? 27 सदस्य रह जाते हैं। यूरोपीय संघ के विभिन्न देश सदस्य हैं, जैसे हम ले सकते हैं ऑस्ट्रिया को, बेल्जियम को, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, इस्लोनिया और स्पेन और स्वीडन, ये विभिन्न देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। और यह सारे देश मिलकर आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहते हैं, कोऑपरेशन करते रहते हैं, एक दूसरे का विकास करते रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। आइए हम यूरोपीय संघ के उद्देश्य को देख लेते हैं। यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या है?
यूरोपीय संघ की जो स्थापना की गई थी, तो इसका मूल उद्देश्य होता है कि सभी यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और सामाजिक शक्ति को मजबूत किया जाए। आर्थिक और सामाजिक शक्ति को मजबूत किया जाए, यानी कि आर्थिक रूप से सभी राष्ट्रों को सक्षम बनाया जाए, सामाजिक रूप से जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को दूर किया जाए, और इसके लिए सभी राज्य एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। जितने भी यूरोपीय राज्य हैं, सभी यूरोपीय राज्य एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। इसका दूसरा उद्देश्य था आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना, यानी कि यह एक आर्थिक समुदाय की स्थापना करना चाहते थे, एक मौद्रिक समुदाय की स्थापना करना चाहते थे, ताकि सभी देशों की मुद्राएं समान हो, सभी देशों की मुद्राएं समान हो, और व्यापार करना सर्वसुलभ हो, विकास करना सर्वसुलभ हो, एक देश से दूसरे देश में जाना सर्वसुलभ हो। यानी कि यूरोपीय संघ एक ऐसे संघ का निर्माण करता है जो कि विभिन्न राष्ट्र होते हुए भी वह एक राष्ट्र हो, विभिन्न राष्ट्र होते हुए भी एक राष्ट्र हो, वह एक समान कानून का पालन करते हों, एक समान नागरिक कानून का पालन करते हों, एक समान श्रमिक कानून का पालन करते हों, एक समान मौद्रिक कानून का पालन करते हों। जैसे विभिन्न राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों की मुद्राएं समान हो, यानी कि विभिन्न राष्ट्र होते हुए भी वह एक राष्ट्र हो, एक राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करते हों। इसका तीसरा उद्देश्य है विभिन्न यूरोपीय राज्यों के मध्य साझा विदेश और सुरक्षा नीति का क्रियान्वयन करना। सभी राज्य मिलकर आपस में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे सुरक्षा के लिए। जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी राज्य इसमें शामिल हैं यूरोपीय संघ में, सभी राज्य सुरक्षा के लिए सहयोग करेंगे, सुरक्षा के लिए सहयोग करेंगे और विदेश नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे, विदेश नीति का क्रियान्वयन करेंगे, एक कुशल विदेश नीति का निर्माण करेंगे, और उस कुशल विदेश नीति से वह अपनी सुरक्षा को मजबूत करेंगे, सभी यूरोपीय संघ मिलकर। और चौथा इसका जो उद्देश्य होता है वह यह होता है कि सारे यूरोपीय संघों की नागरिकता समान कर दी जाए और सामूहिक नागरिकता की व्यवस्था की जाए। जैसा कि 1992 में मैस्ट्रिक्ट की जो संधि होती है, उस संधि के तहत समान नागरिक कानून बनाने का सुझाव दिया जाता है कि यूरोपीय संघ के अंतर्गत सामूहिक नागरिकता की व्यवस्था की जाए। सभी देशों के नागरिक एक दूसरे देशों में आ जा सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे इटली हो, बेल्जियम है, नीदरलैंड हो या लग्जमबर्ग हो, कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों के नागरिक एक दूसरे में बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हो। तो इस तरह से यूरोपीय संघ का उद्देश्य होता है सामूहिक नागरिकता की स्थापना करना। इसके अलावा इसका पांचवा उद्देश्य होता है न्यायिक एवं आंतरिक विषयों में घनिष्ठ सहयोग विकसित करना। छठा इसका उद्देश्य होता है यूरोपियनों के मध्य घनिष्ठता स्थापित करना। जितने भी यूरोपीय राज्य हैं, सभी यूरोपीय राज्यों के मध्य घनिष्ठता स्थापित करना, यानी कि यूरोपीय राज्यों को सुदृढ़ करना, मजबूत बनाना और एकीकृत यूरोप की स्थापना करना। तो इस तरह से यूरोपीय संघ के द्वारा विभिन्न यूरोपीय राज्यों को सुदृढ़ किया जाता है, उनके चतुर्मुखी विकास पर बल दिया जाता है, और इस यूरोपीय संघ के द्वारा सभी यूरोपीय राज्यों को एकता के सूत्र में आबद्ध करने का प्रयास किया गया था। आइए हम देखते हैं यूरोपीय संघ की संरचना इसकी क्या है, यूरोपीय संघ कैसे कार्य करता है। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए जो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई, तो यूरोपीय संघ में विभिन्न राज्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 राज्य शामिल हैं, और इस यूरोपीय संघ विभिन्न तरीके से कार्य करता है। इसका जो स्ट्रक्चर है यह विभिन्न प्रकार का रखा गया है, इसके विभिन्न अंग रखे गए हैं। जैसे कि पहला हम देखते हैं यूरोपीय परिषद। यह यूरोपीय परिषद में सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, और यह यूरोपीय परिषद सभी राष्ट्रों के विकास के लिए एक खाका तैयार करती है। फिर हम देख सकते हैं यूरोपीय संसद जो है, यह भी यूरोपीय संघ का ही एक अंग है। इसमें सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं, सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं यूरोपीय संघ परिषद देख सकते हैं, या उसको हम मंत्री परिषद कह सकते हैं। जितने भी यूरोपीय राज्यों के जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों की एक परिषद होती है, मंत्रियों की एक बैठक होती है। वह बैठक यूरोपीय संघ परिषद के नाम से जानी जाती है। यूरोपीय संघ परिषद प्रत्येक वर्ष बैठक करती रहती है।
इसी तरह से विभिन्न आपसी समस्याओं को सुलझाने के लिए यूरोपीय आयोग की स्थापना की गई है और यूरोपीय राज्यों के मध्य आपसी संघर्षों का निपटारा करने के लिए, उनके संघर्षों का समाधान करने के लिए यूरोपीय समुदाय न्यायालय की स्थापना की गई है। इसी तरह से यूरोपीय राज्यों के विकास के लिए, उनके ऑडिट के लिए यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके अधीन यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसमें कि वह आय व्यय से संबंधित समस्त विवादों का निपटारा इस यूरोपीय लेखा परीक्षक न्यायालय में किया जाता है। यूरोपीय राज्यों का विकास करने के लिए या यूरोपीय राज्यों को फंड देने के लिए एक यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है, जिसका सुझाव 1992 में मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत दिया गया था। मैस्ट्रिक्ट संधि के तहत एक क्षेत्रीय बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया गया था। तो यूरोपीय संघ के द्वारा एक यूरोपीय क्षेत्रीय बैंक की, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा इस यूरोपीय संघ की अन्य सलाहकारी संस्थाएं हैं, अन्य परामर्शदाता निकाय हैं, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ को यह परामर्श देता रहता है और उस परामर्श के तहत यूरोपीय संघ कार्य करता रहता है। यूरोपीय संघ जो है 27 देशों का एक संघ है। यह 27 देश आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। आपसी समस्याओं का निपटारा यूरोपीय न्यायालय के द्वारा करते हैं। इसी तरह से यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए कानून बनाने के लिए यूरोपीय संसद होती है। यूरोपीय संसद के द्वारा यूरोपीय संघ के समस्त देशों के लिए कानून बनाया जाता है और समानता, स्वतंत्रता और अखंडता, संप्रभुता का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। सभी राष्ट्रों के अखंडता, सभी राष्ट्रों के मध्य समानता, स्वतंत्रता और अखंडता, संप्रभुता का भी ध्यान इसमें रखा जाता है। इन सब को ध्यान में रखकर ही यूरोपीय संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो यूरोपीय संघ है, यह 27 देशों का एक समूह है जिन्होंने मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए कोयला, इस्पात, परमाणु ऊर्जा, आर्थिक या अर्थव्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों में आपस में सहयोग करने के लिए और अपना विकास करने के लिए इन्होंने संघ की स्थापना की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न संगठनों की तरह से यूरोपीय संघ भी, विभिन्न संघ की तरह से यूरोपीय संघ भी एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका कार्य या इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का विकास करना है, सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द को लाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वाड। इस लेक्चर का भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर अपलोड कर रखा है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।